फाइन स्टूडेंट, देखो एथिक्स, क्लास नंबर 11। क्लास नंबर क्या है? 11। तो देखो क्या क्या कर रहे थे हम लोग। फर्स्ट देखो, याद होना चाहिए तुम लोग को, फर्स्ट जो टॉपिक था एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एंड ह्यूमन इंटरफेस। Essence, determinants and consequences of ethics in human action. Completed. Dimension of ethics completed. थर्ड बताओ क्या था? ethics in private and public relationship completed. उसके बाद क्या था बताओ? हाँ, human values। देखो human values, lessons from the lives and teachings of great रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मर्स। और क्या था बताओ? सेकंड क्या है बताओ? नहीं, टीचिंग्स ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स। और क्या था उसमें? लीडर्स। अरे तुम लोग गधा लोग, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटर्स। And last one is your role of family, society and educational institutions। लिखते रहो कॉपी में बार बार, इंस्टीट्यूशन इन inculcating values। इसके साथ एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस खत्म। तो देखो स्टूडेंट, 10th क्लास में ये कवर किए थे, इफ यू रिमेंबर करेक्टली। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, ये 10th क्लास में हम लोग कवर किए थे, करेक्ट। 9th क्लास में ह्यूमन वैल्यूज क्या होता है उसके बारे में बताए थे। एंड दिस वन इज 11th क्लास, और 11th क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको एक साथ देखेंगे, यानी कि लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। समझ गए ना? सिलेबस के हिसाब से लीडर्स फर्स्ट है, बात समझो, लीडर्स देन रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सिलेबस में एक एक जो शब्द दिया गया है सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए, समझ गए? सीक्वेंस वाइज, यही कारण है कि बार बार हम सिलेबस को लिखा रहे हैं। होप तो समझ में आ गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। और आज जो कंप्लीट कर देंगे हम लोग आफ्टर कंप्लीटिंग 11th क्लास, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या चर्चा करेंगे स्टूडेंट? एटीट्यूड। और मेन जो फाउंडेशन है, वो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस ही है, फाउंडेशन। ये फाउंडेशन हो गया तो उसके बाद सब आसान हो जाए, इसी का एक्सटेंशन है बाकी सब चीज। इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान दिए हम लोग, इस पे ज़्यादा फोकस किए हैं। मिटा देना। चलो, आज का क्लास एक तरह से समेशन क्लास है, क्योंकि जो ग्रेट लीडर्स है, रिफॉर्मर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ये सब तुम लोग जानते हो। बस उनसे क्या सीखते हो, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या जान सकते हैं, कौन सा वैल्यूज़ को हमें फॉलो करना चाहिए उनके लाइफ से,
वो सभी चीज़ हम लोग आज क्लास में बात करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। लीडर्स था ना वहाँ पे, तो उसको हम लोग देते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स भारत में या पूरा दुनिया में एक से एक लीडर्स आए हैं, है कि नहीं बताओ तो। यदि मैं बात करूं लीडर्स का, तो हमारे जो फादर ऑफ नेशन हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, करेक्ट, बड़े बड़े लीडर हैं। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, बड़े बड़े लीडर है स्टूडेंट। बीजी तिलक, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, करेक्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऐसे अनगिनत लीडर्स है भारत में, करेक्ट स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। ऐसे अनगिनत लीडर्स। और भी यदि मैं लीडर्स का नाम लूं तो देखो, यदि मैं एंशिएंट इंडिया का लीडर्स का नाम लूं स्टूडेंट, अशोका, चाणक्य, चाणक्य भी तो लीडर ही है, चाणक्य, हर्षवर्धन, 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 समुद्रगुप्ता, बहुत सारे ऐसे लीडर्स आ जाएंगे ना, अनगिनत लीडर्स आ जाएंगे जिन्होंने करके दिखाया है, जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, करेक्ट। हाँ, ये तो भारत के हो गए। वर्ल्ड का भी देख सकते हैं। वर्ल्ड का देखो, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, लिंकन, करेक्ट। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग जानते हो ना, कैथोलिज्म से जो प्रोटेस्टेंट क्लास जो निकाले थे, मार्टिन लूथर किंग ही थे, करेक्ट। नेल्सन मंडेला, बिल्कुल, इनका तो बात आएगा ही, नेल्सन मंडेला। और यहाँ और भी बहुत सारा नाम हो सकता है, बहुत सारा नाम हो सकता है। सबका नाम लिखाने की जरूरत नहीं है, आप किसी न किसी सेंस से पढ़ते हो, बात समझ गए ना। अनगिनत आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ रहे हो, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, आपने एक से एक लीडर्स के बारे में पढ़ा है, जिससे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट सीख सकते हो, करेक्ट। तो ये सभी पॉलिटिकल लीडर्स है। ऐसे तो मैं बहुत सारा लिखा सकता हूँ, अनगिनत लिखा सकता हूँ, समझ गए। तो देखते हैं अब्राहम लिंकन, देखो कितना इंपॉर्टेंट नेम है, पॉलिटिकल लीडर्स। अब बच्चे लोग देखो, सबको लिखाना मेरे लिए संभव नहीं है बोर्ड पे, कुछ कुछ पॉइंट बोलूँगा, तुम मुझे सुनो और वहाँ पे लिखो, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट बोलूँगा। जैसे सबसे फर्स्ट लेते हैं, हाँ, चूंकि एंशिएंट इंडिया का है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अशोका, अशोका स्टूडेंट, अशोका किस लिए जाने जाते थे? पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, अखंड भारत, संपूर्ण भारत, ठीक है। ये हम अशोका से सीख सकते हैं। अशोका से हम पॉलिसी ऑफ धम्मा सीख सकते हैं कि बिना लड़े हुए भी हम कैसे साम्राज्य को एक करके रख सकते हैं, करेक्ट। ये हम अशोका से सीख सकते हैं। अशोका से और क्या सीख सकते हैं हम लोग कि अपने सब्जेक्ट को चिल्ड्रन के रूप में देखना,
जितने भी प्रजा है वो प्रजा नहीं है अशोका का, जितनी भी प्रजा है वो अशोका का अपना घर का बच्चा है। वो इतना सिंपैथी करते थे अपने सब्जेक्ट से, इतना एम्पैथी था अपने सब्जेक्ट को लेके। तो बिल्कुल राजा हो तो कैसा हो, अशोका हो। और दूसरी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि जब उठे तभी सवेरा। चंड अशोक से धम्म अशोक का जो यात्रा है स्टूडेंट, कितना एक उदाहरण है बाकी रूलर्स के लिए, बाकी मानव प्रजाति के लिए, कि कलिंगा वार को जीतने के लिए उन्होंने कितने लोगों को मरवा दिया। नहीं, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग सैनिक घायल हुए थे, मरे थे कलिंगा में। उसके बाद कैसे वो उपा गुप्ता के कांटेक्ट में आए, कैसे मोगाली पुत्र टीसा को अपना गुरु माना, और कैसे 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में उन्होंने योगदान दिया है, एंड पॉलिसी ऑफ धम्मा को किस रूप में वो ले गए हैं। तो सीखना है हमें, तो अशोका से हम सीख सकते हैं ये चीज़ को। अब तो समझ में आ गया होगा। सभी पॉइंट को छोटे छोटे तरीके से लिख लो। तो क्या लिखोगे, पॉलिसी ऑफ धम्मा, पीस, यूनिवर्सल पीस, नंबर 1। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, ये सीख सकते हो। चिल्ड्रन को, सब्जेक्ट को एज अ चिल्ड्रन के रूप में लेते थे, ये हम सीख सकते हैं अशोका से। हो गया ना स्टूडेंट, लिख लिए। हल्का हल्का कोड वर्ड लिख लो। चाणक्य, चाणक्य से तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अभी भी सीख ही रहे हैं हम लोग चाणक्य से। कौटिल्य जी, देखो कौटिल्य के बारे में केवल अर्थशास्त्र बोल के निकाल देता है लोग सब, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ट्रू, इतना ही ट्रू नहीं है। हम मानते हैं कि पॉपुलैरिटी इनको अर्थशास्त्र की वजह से मिला है। अर्थशास्त्र मतलब हाउ टू रन द गवर्नेंस, कैसे गवर्नेंस को चलाया जाए, कैसे सरकार को चलाया जाए। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से बहुत कुछ पता चलता है। ये तो ठीक है, ये तो लेजेंडरी कंट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री के लिए, कि अर्थशास्त्र अभी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। समझ गए ना, अर्थशास्त्र, हाउ टू रन द कंट्री, हाउ टू गवर्नेंस द कंट्री, ये एक हो सकता है इनका कंट्रीब्यूशन। दूसरी बात देखो, इनका क्या मानना था, इनका मानना ये था कि जो कर्ज है ना वो सबसे बड़ा एनिमी होता है, कर्ज गलती से भी नहीं लेना चाहिए। तो डेप्ट लिखो बच्चे लोग, डेप्ट इज इक्वल टू एनिमी एज पर द चाणक्य। चाणक्य कहते थे कि हम करुणा से, हम काइंडनेस से हम एनिमी का भी दिल जीत सकते हैं। बात समझे ना, आप अपना काइंडनेस से ना, आप अपना हम्बलनेस एंड काइंडनेस से आप एनिमी का भी दिल जीत सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फोकस किया है चाणक्य ने अपने जीवन में, तो वो एजुकेशन है। चाणक्य का मानना ये है कि एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। एजुकेशन इज एसेट, एजुकेशन आपका वाइफ है, एजुकेशन आपका एसेट है जो जीवन में हर समय आपको काम देगा। ये चाणक्य का बोला हुआ शब्द है स्टूडेंट, बात समझे। चाणक्य ने क्या क्या बोला है कि जो कर्ज है वो क्या है, एनिमी है। जो रियल दुश्मन है उसका भी दिल जीतना है तो हम हम्बलनेस से जीत सकते हैं, अपने काइंडनेस से जीत सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने फोकस किया है वो एजुकेशन पे किया है, कि एजुकेशन पे बिल्कुल फोकस करें सभी। एजुकेशन सच में ही चेंज कर सकता है लोगों को, सोसाइटी को, एंड सो ऑन। ये हम किसे सीखते हैं, चाणक्य सीखते हैं। अब आते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जानते हो कि इनको भी अशोका से कम नहीं माना जाता है। एकदम विपरीत परिस्थिति में कैसे अपने आप को स्टेबल रखे। जानते हो ना कितना बुरा स्थिति था, इनके सिस्टर को, है ना, शशंका रूलर ने किडनैप कर लिया था ना। हाँ, इनके जो जीजा जी थे इनके, उनको भी, हाँ गौड़ा, बिल्कुल गौड़ा, हाँ शशंका किंग, गौड़ा रीजन जो है तुम्हारा बंगाल का रीजन है, ठीक है। तो गौड़ा रीजन के जो शशंका रूलर थे, जो थे उसी को शशंका बोलते हैं, शशंका रूलर, उन्होंने क्या किया, किडनैप कर लिया था इनकी सिस्टर को, इनके जीजा जी को। मगर कैसे वो बदला लिए, इनसे बड़े इनके भाई थे, वो भी गए थे लड़ने के लिए, वो भी मारे गए। तो ऐसे परिस्थिति में कैसे इन्होंने फिर से पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किया है वो हम सीख सकते हैं। यानी कि मैन ऑफ क्राइसिस है ये, समझे ना। मतलब क्राइसिस में भी कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढा जाए, और कैसे कनौज को कैसे कैपिटल बनाएंगे, कैसे पूरा नॉर्थ इंडिया में इंटीग्रेट किए। तो ये हम हर्षवर्धन से सीख सकते हैं। हर्षवर्धन ने असेंबली भी किया है, जानते हो। हाँ,
आए थे ना बहुत सारे बाहर से चाइनीज ट्रेवलर आए थे, उनके स्वागत भी किया गया है। जो आज कुंभ मेला का बात करते हो प्रयागराज में, तो इन्होंने ही ये आयोजन किया है, हर्षवर्धन। समझ गए, हर्षवर्धन छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है हर्षवर्धन। तो ये हो गया चलो इंडिया के बारे में। होप सो तुम लोग छोटे छोटे पॉइंट लिख पा रहे होगे, बोर्ड पर लिखाना असंभव है, ठीक है, बोर्ड छोटा है, लेक्चर देना है बड़ा। कंप्लीट। अब आते इनको साइड में लेते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं हम, महात्मा गांधी जी। देखो महात्मा गांधी जी से हम क्या नहीं सीख सकते हैं। महात्मा गांधी जी से हम सिंप्लिसिटी सीख सकते हैं, हम नॉन वायलेंस सीख सकते हैं, हम सत्याग्रह सीख सकते हैं, हम पेशेंस सीख सकते हैं, हम सेल्फ बिलीफ सीख सकते हैं। क्या नहीं सीख सकते हैं, है ना। गरीबों के लिए काम करना, अपलिफ्टमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सभी कुछ हम गांधी जी सीख सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ गांधी जी का है वो सेल्फ बिलीव है। और जो टेक्निक उनका जो है सत्याग्रह का, वो अभी भी रिलेवेंट है हमारे लिए। समझ गए स्टूडेंट, ये हम महात्मा गांधी जी सीख सकते हैं। लिख लिए हो? हाँ। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस से क्या नहीं सीख सकते हैं, जरा बताना हमको। सुभाष चंद्र बोस मैन ऑफ एक्शन, है ना, कि किसी तरह भी कंट्री को आज़ादी दिलाना है। और उसके लिए ये हर जगह ही गए, इंटरनेशनली भी विजिट किए हैं ये, है ना, जर्मनी तक गए, जापान तक गए। कितना पैट्रियोटिक फीलिंग होगा इनके अंदर, सोचो। नहीं हुआ, देखो यूपीएससी में भी टॉप किए थे, सिविल सर्विस में भी टॉप किए थे सुभाष चंद्र बोस। बताओ, अब तुम अभी एक कल्पना करो कि एक कोई आईपीएस है, बाद में वो अपना ही आर्मी गठन कर लेता है, तो ये सोच के भी हम लोग मतलब कांप जाएंगे कि ऐसा हो सकता है क्या। नहीं, ये बड़ी बात है ना कंट्री के लिए कि ऐसे सूरवीर पैदा किया हमारे भारत ने। तो सुभाष चंद्र बोस इज अ मैन ऑफ एक्शन। इन्होंने बहुत, इनका करेज सीख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट, करेज। और कैसे मतलब कुछ भी हो जाए तो इंटरनेशनल हेल्प से हम चुकेंगे नहीं। कंट्री को आज़ादी दिलाना है तो हम किसी तरह भी हम प्रयास करते रहेंगे। अंडरग्राउंड हो गए काम किए कि नहीं किए, ये नहीं सोचे कि अंडरग्राउंड हो रहे हैं तो लोग क्या बोलेंगे, कंट्री से बाहर भी निकले ये। बट टोटल जितना भी एक्शन था वो कंट्री के लिए समर्पण था। ये हम सुभाष चंद्र बोस से सीख सकते हैं। नेहरू जी से देखो, नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है इस कंट्री के। नेहरू जी से हम क्या नहीं सीख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हम नेहरू जी सीख सकते हैं। नेहरू जी का विजन समझ सकते हैं। हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भी तो नेहरू जी ने ही दिया था, ये सीख सकते हैं नेहरू जी से हम लोग। कैसे आज़ादी के बाद कैसे प्लानिंग किया जाए, हाँ, पंचवर्षीय योजना चलाए कि नहीं चलाएगा नेहरू जी, तो ये भी तो हम सीख सकते हैं। प्लानिंग पे सीख सकते हैं। डैम प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए वो भी सीख सकते हैं। प्रूडेंट प्लानिंग सीख सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग कैसे प्लानिंग करें, आईआईटी का भी गठन इन्होंने ही किया है। तो इसरो जो आज इसरो इतना ज़्यादा नाम कर रहा है, उसका भी हम्बल बिगिनिंग नेहरू जी के टाइम में ही हुआ था। समझ रहे हो स्टूडेंट। तो नेहरू जी से हम प्लानिंग सीख सकते हैं, एक विजन सीख सकते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी, इतना डाइवर्स है फिर भी कैसे यूनिटी रहे, वो सीख सकते हैं हम नेहरू जी से। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो इनसे क्या नहीं सीख सकते। इनको तो जैसे मैं इनको बोलता हूँ, इनका नाम लेता हूँ तो कहते हैं ना कि बुज़बम आ जाता है यहाँ, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। देखो पटेल जी से क्या नहीं सीख सकते यार। आज जो भारत इतना बड़ा भारत है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। आज़ादी के बाद बहुत मुश्किल, बहुत कम जिए हैं ये, मगर इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, इंस्पिरेशन है सभी लोग के लिए, समझे। ये इतने वीर पुरुष शायद ही कहीं जन्म ले, इस तरह के वीर पुरुष सब। और इंडिया को गर्व होना चाहिए कि ऐसे लीडर्स भी भारत में पैदा लिए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लीडरों का भी लीडर है, यदि कहा जाए जिस हिसाब से इनका मेहनत है, काम है। तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन सीख सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच था इनका। देखो लिखो वहाँ पे, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से चलते थे पटेल जी। इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत अच्छे थे ये। तो इनको पता था कि बोली कुछ और होता है और एक्शन कुछ और होता है। ये सब बहुत अच्छे से वेल अवेयर थे पटेल जी,
ठीक है। और यदि मैं आज़ादी से पहले इनका भूमिका कहूँ तो जानते हो कि आज़ादी से पहले भी इन्होंने अहमदाबाद में बहुत अच्छा काम किया था, वहाँ पे इनको सरदार का टाइटल भी मिला, करेक्ट, खेड़ा सत्याग्रह में अच्छा काम किए थे ना, जो भी पीजेंट्स जो प्रॉब्लम में थे उनका इशू सॉल्व आउट किए थे। भगत सिंह, आते हैं भगत सिंह पे स्टूडेंट। भगत सिंह जानते हो वीर पुरुष भगत सिंह इतना कम एज में शहादत दे दी है, अपना जीवन दान दे दिए। बताओ क्या एज था उनका, फिर भी देश के लिए समर्पण का भाव था उनके अंदर और थोड़ा सा भी घबराए नहीं। तो करेज तो सीख सकते हैं इनसे, पैट्रियटिज्म सीख सकते हैं कि देश के लिए आप किस हद तक निकल सकते हैं, तो कोई भगत सिंह से सीख सकता है ये चीज़। बात समझे ना स्टूडेंट। और हाँ, लर्निंग एटीट्यूड ऑल्सो लिखो वहाँ पे। सब लोग को लगता है कि पैट्रियटिक वाले लोग पढ़ने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि पढ़ाकू आदमी भी उच्च कोटि का पैट्रियटिक हो सकता है। वो हमारे वीर पुरुष भगत सिंह थे। अब बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है स्टूडेंट, वीर पुरुष हमारे जो भगत सिंह है इनको और ज़्यादा ही रेलेवेंस मिलना चाहिए आज के डेट में। और सभी पार्टी अक्रॉस द लाइन, मतलब सभी पार्टी अपने आइडियोलॉजी को एक साथ रखे, अपना साइड में रखे। मैं भगत सिंह को लेके ना सबके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल बिलीफ है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इतना कम एज में कौन शहादत देता है, जरा बताना हमको। इनके साथ जो भी थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, उनको भी उतना ही क्रेडिट जाता है। बात समझ गए ना। तो भगत सिंह से हम क्या सीख सकते हैं, करेज वैल्यू सीख सकते हैं, पैट्रियटिक वैल्यू सीख सकते हैं, समझ गए ना। और रिफॉर्म वाला जो एंगल है इनका, कहीं पे भी जाएंगे रिफॉर्म्स का बात करेंगे, ये भी हम भगत सिंह से सीख सकते हैं। बीजी तिलक, मैं इनके बारे में क्या बोलूँ, वो तो छोटी मुँह बड़ी बात है स्टूडेंट। अब इतना बड़ा बड़ा नाम सब है ना, एक टीचर भी एक्चुअली जस्टिस नहीं दे सकता है इनके बारे में बोल के, क्योंकि टीचर भी बहुत कम जानता है। मैं रियली, अब इतने बड़े बड़े लोग हैं, कभी कभी तो लफ्ज़ भी कांपता है इनका नाम लेने में। अब बीजी तिलक देखो, बीजी तिलक के बारे में जितना बोलेंगे उतना कम है। बीजी तिलक पहले इंसान है जिन्होंने स्वराज का कॉन्सेप्ट लाया, करेक्ट, स्वराज का काम किया कि स्वराज। अब बताओ, उनका 2 न्यूज़पेपर चलता था, मराठी और केसरी, वहाँ पे भी स्वराज का बात करते थे। ये बहुत ही लर्नर्ड पर्सन थे, है ना, याद होना चाहिए तुम लोग को। एनी बेसेंट भी बनाई थी अपना होम रूल मूवमेंट, तो ये भी इन्होंने भी बनाया था, ये पता होना चाहिए तुम लोग को। मतलब जब तक जिए कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ठीक है। जानते हो कि नरम दल और गरम दल, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ये एक्सट्रीमिस्ट में आते थे। और ये ट्रिपल पी से बिल्कुल खुश नहीं थे, वो पिटिशन प्रेयर ये सब से बिल्कुल खुश नहीं थे। ये इनका मानना था कि जो भी होगा एक्शन से होगा। और स्वदेशी मूवमेंट में भी क्या रोल था बीजी तिलक का, तो हम लोगों को पता है ये चीज़। अब बीजी तिलक ही है जिन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में डायरेक्ट कहा था कि स्वराज इज माय बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि एक कोर्ट में आप इस तरह का बात कर रहे हो कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेके ही रहेंगे। बड़ी बात है ना, यहीं से तो लीडर बनता है। बीजी तिलक जब तक जिए देश के लिए समर्पण का भाव था। और देखो, ये बीजी तिलक ही है जिसके वजह से गणपति फेस्टिवल होता है महाराष्ट्र में, क्रेडिट इनको ही जाता है। ये कैसे कल्चर को जोड़े मूवमेंट के लिए। हाँ, इनका शिवाजी फेस्टिवल हुआ कि नहीं हुआ, क्रेडिट किसको जाता है, इनको ही जाता है। अब इनके साथ और भी चापलेकर ब्रदर्स जो थे, जानते हो इनके लाइफ में, है ना, जिन्होंने जाके मार दिया उसको, है ना, असासिनेट कर दिया था। तो बिल्कुल बीजी तिलक वन ऑफ द वेरी वेरी ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर, देखो नाम इतना बड़ा बड़ा है ना नाम, रविन्द्रनाथ टैगोर बताओ, गुरुदेव। अब देखो मेरा देखो बहुत सारी चीज़ तो आप पढ़ के ना बहुत इंस्पायर हो जाते हो बड़े बड़े लीडर्स को। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो नोट है, हो सकता है मेरा बात विवादित हो जाए, जो नोट है, करेंसी जो है, करेंसी पे अभी गांधी जी का फोटो आता है, करेक्ट। जब से आज़ाद हुआ है तब से ही हम गांधी जी को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। गांधी जी डिजर्व्स ऑन द करेंसी। मुझे लगता है कि गांधी जी के बाद कोई डिजर्व करता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, क्योंकि बहुत ही कंट्रीब्यूशन है इनका, गुरुदेव का बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये हर क्षेत्र में ही काम किए हैं, इकोनॉमिक नेशनलिज्म में काम किए कि नहीं किए हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ में स्टूडेंट। ये और आरसी दत्त,
दोनों मिल के काम किए थे कि नहीं किए थे उस पर कि भारत कितना ड्रेन ऑफ ऑयल जा रहा है, इंडिया से ब्रिटिश लोग कितना पैसा बाहर लेके जा रहा है। हाँ अच्छा सॉरी, दादा भाई नौरोजी, आई एम सॉरी, दादा भाई नौरोजी थे। हाँ यहाँ पे दादा भाई नौरोजी हो सकता है, ठीक है करेक्ट। तो रविंद्रनाथ टैगोर देखो लंदन में रिप्रेजेंटेटिव बने कि नहीं बने ही वो, लंदन में सबसे रविंद्रनाथ टैगोर जाकर वहाँ पर रिप्रेजेंट किए कि दादा भाई नौरोजी ही थे वो। अच्छा सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ, दोनों ही पॉइंट मैंने उधर का बोल दिया। चलो मैं जब बोल ही रहा हूँ तो दादा भाई नौरोजी भी यहाँ पे लिख दो, दादा भाई नौरोजी। ये क्या थे स्टूडेंट, नाम से ही पता चल रहा होगा तुमको, पारसी थे ये, ठीक है ना। चलो मैंने जो भी पॉइंट बोला है हम इनसे कनेक्ट करते, फिर रविंद्रनाथ टैगोर को बोलेंगे। 2 पॉइंट हम बोले थे वो दादा भाई नौरोजी का था, बात समझे। दादा भाई नौरोजी भी उतना ही कैलिबर इकोनॉमिक नेशनलिज्म पे बहुत काम किए हैं आर सी दत्त के साथ, ठीक है, ताकि जनमानस के अंदर ये सेंस जाना कि ब्रिटिश कितना एक्सप्लॉयटेटिव है। ये भी बड़ी बात है कि नहीं है, बताओ तो दादा भाई नौरोजी किए हैं। दादा भाई नौरोजी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है लंदन में भी, बात समझे। तो ये हम कहाँ सीख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी सीख सकते हैं। चलो अब आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर पे। देखो रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही लर्नड पर्सन है, समझे ना। इन्होंने बहुत काम किया है, जैसे देखो शांति निकेतन। अब शांति निकेतन देखो, शांति निकेतन जो इन्होंने बनाया है इसमें हमारा इंडिया का जो कल्चर है वो काफ़ी प्रमोट हुआ है, बात समझे। याद करो पार्टीशन ऑफ बंगाल, वहाँ पे भी रक्षाबंधन का जो कॉन्सेप्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही पॉपुलराइज किया था, याद है ना तुम लोग को। मॉडर्न इंडिया में हम कई बार पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट कि ठीक है बंगाल अलग हुआ है बट दिल से अलग नहीं हुआ है। अभी भी हम राखी बांध के एक दूसरे का प्यार जो है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, तो इन्होंने ही दिया था ये। और इन्होंने ऐसा अनगिनत काम किया है, ठीक है। इनका गीतांजलि देखो कितना लोगों को अवेयर करवाया है। अब बताओ ये पहले ऐसे पुरुष होंगे पूरा दुनिया में जिसने 2 कंट्री का नेशनल एंथम लिखा है, तो जिन्होंने, समझ लो रविंद्रनाथ टैगोर वर्ल्ड के ऐसे फर्स्ट व्यक्ति होंगे जिन्होंने 2 कंट्री के लिए नेशनल एंथम लिखा है। एक हमारा हो गया जन गण मन, ठीक है, और दूसरा अमार सुनार बंगला, बांग्लादेश के लिए। तो लेजेंड है ना ये तो। और रविंद्रनाथ टैगोर, इनको देखो, अब रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को भी बहुत मानते थे। हाँ दोनों में विचारधारा को लेकर डिफरेंसेस था, इसमें कोई शक नहीं है। ये खुद भी बोलते थे, ओपनली बोलते थे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मगर फिर भी कदर करते थे, ये बड़ी बात है। इसका मतलब कितने डेमोक्रेटिक थे बाय माइंड। तो ये भी लिख सकते हो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बाद भी गांधी जी के साथ, ठीक है, गांधी जी को बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत ही प्रेज करते थे, बात समझे स्टूडेंट। तो ये हम रविंद्रनाथ टैगोर से सीख सकते हैं। इनका लिखो, इनका क्रिएटिविटी, लिटरेचर क्रिएटिविटी लिखो इनका। और देखो ना खाली लिटरेचर नहीं है, पेंटर में भी तो एक बहुत ही अच्छा पेंटिंग करते थे, हम लोग पढ़े हैं, ब्लैक पेंटिंग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का पेंटिंग था अपना ही, जिसमें उनका जो राइटिंग है वो भी रिफ्लेक्ट होता था। यस, आर्ट एंड कल्चर में बच्चे लोग, मैं तुम लोग को पेंटिंग पढ़ा चुका हूँ रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है। अब देखो इनको ही क्रेडिट जाता है कि शांति निकेतन में ऐसे बहुत सारे कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट। हाँ मणिपुरी डांस जो हुआ है, क्लासिकल डांस जो बना है आज उभरा है, क्रेडिट रविंद्रनाथ टैगोर को ही जाता है स्टूडेंट। तो देखो कल्चर जानते हो, कल्चर से तुम्हारा नेशनलिज्म स्टार्ट होता है कि नहीं, बताओ। तो कल्चर से ही नेशन कॉन्सेप्ट आता है। तो नेशन बिल्डिंग में रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा हाथ है। बी आर अम्बेडकर, देखो बी आर अम्बेडकर बहुत बड़ा नाम है स्टूडेंट। जिस तरह दलित के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काम किया, जिस तरह देश को जोड़ने का काम किया इन्होंने, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने अटेंड किया था, याद होना चाहिए तुम लोग को, है ना। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन पर भी काम किया इन्होंने, और कैसे जो तबका जो सबसे ज़्यादा शोषित है उसको कैसे प्रमोट करे, कैसे अपलिफ्ट करे। किसी को सीखना है तो बी आर अम्बेडकर जी से सीखे। और दूसरी बात है कि लोग कहते हैं कि पढ़ने को नहीं मिलता है, दलित को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। कैसे अपॉर्चुनिटी को लेना पड़ता है, कैसे अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, कोई सीखे तो बी आर अम्बेडकर जी से सीखे। बात समझे ना। लोग कहे कि हमको पढ़ने, गरीबी था हमको पढ़ने को नहीं मिला, तो इनसे ज़रा गरीबी किसने झेला है, बी आर अम्बेडकर से ज़्यादा, बताओ जरा। हाँ इन्होंने कितना शोषण हुआ इनका जीवन में,
उसके बावजूद भी इतना पढ़ाई किए कि बाद में जाके भारत के संविधान में इनका जो कंट्रीब्यूशन है तुम लोग डिनाई नहीं कर सकते हो। तो कि देखो इसलिए कहते हैं कि सीखना चाहिए, हमें इनसे सीखना चाहिए कि कैसे लर्नड पर्सन बने, कैसे दूरदर्शी बने, कैसे विजनरी बने, और कैसे सच में ही एजुकेशन कैसे रिफॉर्म्स ला सकता है सोसाइटी में। तो किसी से सीखना है तो हम अपने B.R. अम्बेडकर जी से सीख सकते हैं। समझ गए ना स्टूडेंट? और ऐसे अनगिनत है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे अनगिनत। देखो बोलते बोलते दादा भाई नारोजी आ गए ना, हाँ ये क्लास कर जाते हैं, बात समझे ना, बहुत सारे जगह पे क्लास कर जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, दादा भाई नारोजी शुरू में जितने भी INC का जो बैठा प्रेसिडेंट हुआ, दादा भाई नारोजी थे कि नहीं थे? शुरुआत में तुमको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले है ना, उनका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। गांधी जी के जो मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो भी बहुत बड़े नाम हैं। जिससे लाला लाजपत राय, वो भी बहुत बड़े नाम हैं। हाँ है कि तीनों जो तुम्हारे जो थे, बाल पाल और लाल जो थे, हाँ बिपिन चंद्र हो गए, सब बड़े बड़े नाम हैं। समझ गए स्टूडेंट? ये कंप्लीट कर दिए ना, अब यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ सीखते हैं। लिख लिया हो तुम लोग? लिख रहे हो ना अच्छे से? अब्राहम लिंकन देखो, अब्राहम लिंकन बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखते थे। अब्राहम लिंकन का मानना ये था कि गवर्नेंस करना है तो हम ऑफिस से नहीं कर सकते हैं, हमको कॉमन पीपल से बात करना ही होगा। और हिचकिचाते नहीं थे कॉमन पीपल से बात करने में, बात समझे? और ये कहते थे कि गवर्नेंस ऑफिस से नहीं होता है, गवर्नेंस तुम्हारा फील्ड में होता है, फील्ड में जाके करने से होता है गवर्नेंस। तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा ही बिलीव था अब्राहम लिंकन को, क्योंकि अब्राहम लिंकन का मानना यह था कि डाइवर्स ओपिनियन को जरूर सुनना चाहिए। वो ओपिनियन हो सकता है कि आपके फेवर में हो या ना हो, वो दूसरा विषय है। बात समझे स्टूडेंट? वो हमें क्या करना चाहिए, हमें जरूर सुनना चाहिए। यदि आप डाइवर्स ओपिनियन को आप सुन रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज में ज़्यादा बिलीव है। बात समझ गए ना? ये अब्राहम लिंकन सीख सकते हैं। आप जानते हो तुम लोग, अब्राहम लिंकन से हम स्लेवरी, एबुलेशन ऑफ स्लेवरी भी तो इन्होंने ही किया था, स्लेवरी खत्म किया था पूरा यूनाइटेड स्टेट्स से। ये क्रेडिट उनको ही जाता है। अब बताओ, सिविल वार हुआ, सिविल वार में इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इसलिए अभी भी अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा नाम है स्टूडेंट। कई प्रेसिडेंट आए, उनका गरिमा खत्म हो गया, मगर वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, ये दो ऐसे प्रेसिडेंट है जो पूरा याद करता है, जो जितने भी US सिटीजन अभी भी याद करते हैं। ये पहले हद तो तब हो जाता है स्टूडेंट कि लोगों को लगता है कि अब्राहम लिंकन पहला प्रेसिडेंट है US का। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट रहे हैं ये। बात समझे? बहुत पॉपुलर रहा है, जो कि पहला प्रेसिडेंट वाशिंगटन थे, उनके नाम से ही तुम्हारा जगह का नाम पड़ा है। बात समझे? तो अब्राहम लिंकन का कद बहुत बड़ा है यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये बहुत बात के नेता है, बहुत बात के प्रेसिडेंट है ये। होप सो समझ में आ गया होगा। अब बहुत काइंड देखो, अब डोनाल्ड ट्रंप ने इनका ही रिकॉर्ड तोड़ा ना। ये सबसे बूढ़े प्रेसिडेंट थे, सबसे ज़्यादा एजेड वाले प्रेसिडेंट थे, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा। हाँ, मगर डोनाल्ड ट्रंप और अब्राहम लिंकन में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। इनका जो स्टेप जो था वो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं थे। ये अभी जो बुर्बक ट्रंप है वो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आता है, ठीक है, वो तो कोई काम का ही नहीं है। जानते हो, जितना दिन तक रहा तब तक म्यूजियम बना रहा वो, उसको हटाओ साइड में, उससे तो कुछ नहीं सीखोगे। जो सीखना है अब्राहम लिंकन से सीखो, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग देखो, एक ऐसा शख्सियत जिन्होंने सवाल पूछा क्रिश्चियनिटी पे, बाइबल पे, ठीक है, कि जो बाइबल में जो लिखा गया है वो जो नहीं कि सही है, बी लॉजिकल, लॉजिकल रहना चाहिए। बात समझे? जो डोगमास है, डोगमास में बिलीव नहीं करना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन और बिकॉज ऑफ मैनी पीपल लाइक ज्विंगली, ज्विंगली के बारे में ही पढ़े हो तुम लोग, है ना। ये सभी की वजह से प्रोटेस्टेंट क्लास ऑफ क्रिश्चियनिटी भी डेवलप्ड हुआ, जो कि अभी भी चलता है। तो जो क्रिश्चियनिटी में जो डिवीजन हुआ, क्रिश्चियनिटी में जो सेक्ट आया, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो एक मार्टिन लूथर किंग का है। तो डोगमास पे ऐसे ही बिलीव नहीं करना चाहिए, जो परंपरा है, जो चला आ रहा है, ऐसे बिलीव नहीं करना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल। तो लिख सकते हो, आप बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं, ये जानते हो, रहे ना, बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं स्टूडेंट। हाँ,
ये फिलॉसफी सब के बहुत बड़े रहे हैं टीचर सब, वो रिलीजन के बहुत बड़े टीचर सब टीचर भी थे ये। नेल्सन मंडेला देखो, क्या कर रहा है तुम, लिख रहे हो ना, वो सर्च करने की जरूरत नहीं है, बाद में लिखना, वो जो बोल रहे हो वो पॉइंट लिखो वहाँ पे, बाद में सर्च करके लिखना, तुम बाद में वैल्यू एडिशन करते रहना, अभी लिखो इधर। नेल्सन मंडेला देखो, नेल्सन मंडेला जानते हो कि कितना विपरीत परिस्थिति में इन्होंने अपार्थाइड को लेकर लड़ा है। अपार्थाइड जानते हो ना, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ब्लैक पीपल को ठीक से नहीं मिलता था फ्रीडम साउथ अफ्रीका में, तो उसके अगेंस्ट लड़े हैं। ये भी क्राइसिस सिचुएशन में इन्होंने काम किया है। जो आदमी क्राइसिस सिचुएशन में काम करेगा वो हमेशा अमर रहेगा, ये बात जान लेना। और इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो दुनिया को लेसन दिया है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन पे बिल्कुल इनका पूरा फोकस था। देखो जो चाणक्य बोलते थे ना, बिल्कुल नेल्सन मंडेला के भी। देखो जितने भी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो लर्नर्ड लोग हैं, वो सब एक ही बात कहेंगे, सच में ही एजुकेशन चेंज कर सकता है दुनिया को, और उसमें नेल्सन मंडेला का भी ऐसा कुछ कहना था। होप सो समझ में आ गया होगा। पॉलिटिकल लीडर्स कंप्लीट कर दिए हम, ठीक है। इट इज़ योर ड्यूटी टू राइट डाउन एवरीथिंग। लिख लिया हो ना? हाँ, और कोई यदि मान लो कि बच जाता है तो लिख लेना वहाँ पे, या फिर पढ़ते पढ़ते पढ़ लोगे। डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, सब में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सोशल रिफॉर्मर का। सोशल रिफॉर्मर्स, बुद्ध से बड़े तो सोशल रिफॉर्मर कोई आया नहीं दुनिया में। बुद्ध, गौतम बुद्ध, महावीर, भगवान महावीर, समझ गए ना। अब इधर देते हैं हम लोग मॉडर्न से, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। हाँ, राजा राम मोहन रॉय हो गया। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। देखो स्टूडेंट, हमारे पीछे जो है जिनका पोस्टर है, विवेकानंद, विवेकानंद। इनके जो गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस, वो भी आ जाएंगे साथ में, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ज्योतिबाई फुले, कितना इंपॉर्टेंट नेम है ज्योतिबाई फुले, है कि नहीं बताओ तो? हाँ, जो इन्होंने वुमेन एजुकेशन पे जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है ना इन्होंने। हाँ, एमजी रनाडे हो गए, बिल्कुल, जो महाराष्ट्र से ही आते थे। हाँ, बहुत सारा नाम है कि नहीं है। और सोशल रिफॉर्मर में और भी बहुत सारा अनगिनत लोग आ सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष भी आ सकते हैं इसमें। हाँ, अरविंदो घोष को भी रख सकते हो। अरविंदो घोष तो ऐसे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स में भी आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगह भी फिट हो सकते हैं। हाँ, वो भी हो सकते हैं, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। अब देखते हैं सबका कंट्रीब्यूशन। ऐसे अनगिनत हो सकते हैं स्टूडेंट। लिस्ट तो बहुत बड़ा है ना, हमें समझना है, एसेंस समझना है कि हम क्या क्या सीख सकते हैं बुद्ध से हम क्या नहीं सीख सकते हैं स्टूडेंट। हाँ, बुद्ध से हम सीख सकते हैं कि ज़्यादा अटैचमेंट अच्छी बात नहीं है। अटैचमेंट कॉजेस सॉरो, अटैचमेंट की वजह से सॉरो होता है, इसलिए डिटैच रहो। बुद्ध से हम प्यूरिटी सीख सकते हैं। बुद्ध से हम प्रैक्टिकल अप्रोच सीख सकते हैं। बुद्ध, लोगों को लगता है कि बुद्ध फिलोसोफर थे, तो बुद्ध तो फिलोसॉफी के अगेंस्ट थे, दार्शनिक नहीं थे बुद्ध। बात समझे ना। बुद्ध प्रैक्टिकल अप्रोच था उनका। बोला कि वेद उद में कुछ रखा नहीं है, क्या करोगे ये,
तुम आत्मा परमात्मा को क्यों जान रहे हो? तुम अपना काम करो ना, उतना में रहो, वो ज़्यादा सही है। ऐसे भी वो रहस्य को नहीं सुलझा पाओगे। तो बुद्ध बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के रिफॉर्मर थे। और उसके बाद देखो जितने भी एक डोगमास अटैक किए हैं डोगमास को लेके, इसलिए डोगमास पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बी प्रोग्रेसिव, सादगी, देखो सिंपल लिविंग है ना, सिंप्लिसिटी सीख सकते हैं इनसे। करुणा, करुणा सीख सकते हैं ना बुद्ध से। देखो अपना करुणा उनका एक एज ए इंस्ट्रूमेंट था स्टूडेंट। करुणा, बिकॉज ऑफ करुणा, बिकॉज ऑफ काइंडनेस, कैसे उन्होंने उंगली मार को भी ठीक किया। तो ऐसे अनगिनत उदाहरण है बुद्ध के लाइफ में जहाँ पे वो अपने करुणा से कई लोग को इलाज किए हैं, कई लोग को रास्ता दिखाए हैं। तो ये हम महात्मा बुद्ध से सीख सकते हैं। बात समझे, भगवान बुद्ध से सीख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग भगवान महावीर। देखो महावीर से क्या नहीं सीख सकते हो? महावीर से तुम इनलाइटमेंट देखो बुद्ध से भी सीख सकते हो, प्योरिटी सीख सकते हो। ऑल आर इक्वल। इनफैक्ट इन्होंने तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी सोल देखे हैं, याद है ना। इसलिए ये अलग बात है कि फिलॉसफी इसलिए थोड़ा सा वो क्रैक डाउन कर गया, मगर इनका कितना अच्छा सोच रहा है स्टूडेंट कि सब में ही प्राण बसता है, किसी को हार्म नहीं करना। तो ये जो अप्रोच है बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच है महावीर साहब का। और दूसरी बात है कि देखो 100% वेजिटेरियन। बताया ना कि बुद्ध और महावीर में क्या अंतर है। बुद्ध बहुत लॉजिकल थे, जो भगवान बुद्ध थे बहुत ही लॉजिकल थे। बुद्ध ने क्या कहा कि मरा हुआ यदि जानवर है तो खाया जा सकता है। मैं जानते हो उसके बाद क्या हुआ। अभी भी देखोगे चाइना में, जापान में बहुत सारे रेस्टोरेंट में स्टूडेंट लिखा रहेगा कि मरा हुआ जानवर था। तो अब तुम क्या मतलब आदमी के लिए रोज ही मर रहा होगा जानवर इतना? नो। तो ये तो बुद्ध से गलती हुआ है, ऐसे लोग मानते हैं जो पढ़ते हैं जानते हैं। हम तो छोटे से एक टीचर है बोल रहे हैं। मगर यहाँ पे महावीर साहब ने कोई भी ब्रैकेट को ओपन नहीं रखा। महावीर बोले नो तो नो, क्योंकि आप भले ही मारा हुआ जानवर खा रहे हो, वो मर रहा है तो उसमें दोष आपको भी लगेगा, इसलिए नो, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। अब पूरा सेलिबेसी दिया है महावीर साहब ने, लिखो सेलिबेसी दिया है इन्होंने। समझ गए स्टूडेंट? ये महावीर साहब का कंट्रीब्यूशन है, काविल्य है ना। और जो आपका ये सेल्फ पेनेंस, खुद को दुख पहुंचाना, क्योंकि इसी से आपका बॉडी क्या होगा, प्यूरिफाई होगा। नेगेटिव चीज इन्फ्लक्स नहीं होना चाहिए अंदर, उसी के लिए मेडिटेशन करो। समझ गए ना, कर्मा में नेगेटिव चीज नहीं आना चाहिए। फॉर दैट यू हैव टू डू मेडिटेशन। समझ गए ना, ये भगवान महावीर का उद्देश्य है। भगवान महावीर से हम लोग सीख सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय, देखो राजा राम मोहन रॉय बहुत ही प्रोग्रेसिव थे, अपने टाइम से बहुत आगे के इंसान हैं ये, ठीक है। जानते हो एम्बेसडर रह चुके हैं और इन्होंने जो काम किया है एबोलिशन ऑफ सती 1829, विलियम बेंटिक, ये सब याद होना चाहिए तुम लोग को, है ना। ये देखो ये कहते थे कि दोनों ही एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न एजुकेशन यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन प्लस इंडियन एजुकेशन, बोथ एजुकेशन आर इंपॉर्टेंट, ब्लेंड होना चाहिए। और ये भी डोगमास पे बहुत ज़्यादा ही अटैक करते थे, बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट वाले राजा राम मोहन रॉय थे। और इन्होंने देखो बहुत, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे भी बात किया, सिविल सर्विस पे भी रिफॉर्म्स होना चाहिए, वो भी इन्होंने बात किया था अंग्रेज के टाइम में। हाँ, ब्रह्म समाज का गठन किया, बिल्कुल इन्होंने ही किया था। आत्मीय सभा का गठन किया था, बिल्कुल वही चीज़ है। तो ये सब कंट्रीब्यूशन राजा राम मोहन रॉय का है, ठीक है। और जहाँ तक सवाल है फीमेल एजुकेशन, तो उस पर भी काम किया है इन्होंने। हाँ, फीमेल एजुकेशन पे भी बहुत काम किया है स्टूडेंट इन्होंने। और ये जो ट्रू लेवल पे वेदांतिक थे, लिखो ये वेदांतिक फिलोसॉफी में बिलीव करते थे, और ये आइडल वर्शिप में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि हमारा जो शुरू से जो परंपरा रहा है हिंदुइज्म का, वो आइडल वर्शिप रहा ही नहीं। बात समझे ना। हाँ, इस बार निराकार है, साकार नहीं है, ठीक है। वेदांतिक फिलोसॉफी यही है। दयानंद सरस्वती भी बहुत बड़े रिफॉर्मर रहे हैं भारत के, और इन्होंने जो काम किया है फीमेल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है।
दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल पे काम किया है। लिखो डीएवी, जो अभी भी चलता है भारत में, बहुत बड़ा ही ऑर्गेनाइजेशन है डीएवी का। देखते हो ना, कोई भी अच्छा एग्जाम होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, तो डीएवी सब स्कूल में होता है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो एक तो एजुकेशन पे बहुत काम किया और फीमेल एजुकेशन पे इन्होंने बहुत काम किया है। बात समझे? बोलते थे ना कि ब्रह्म समाज के हिसाब से शादी होना चाहिए, ब्रह्म मैरिज। कौन? दयानंद सरस्वती ही थे ना वो। हाँ, विवेकानंद, देखो विवेकानंद तो इनको काफ़ी हद तक क्रेडिट जाता है, यूथ के इंस्पिरेशन रहे हैं और अभी तक इंस्पिरेशन है ये। बात समझे? एक नया जान बढ़े। लिखते रहो बच्चे लोग, लिखते रहो, रुकना ही नहीं है तुम लोग को, लिखते रहो जो बोल रहे हैं, डोंट स्टॉप, लिखते रहो। विवेकानंद, विवेकानंद का ही वेदांतिक थे, ये लिख लो, न्यू वेदांता में इन्होंने काम किया, वेदांतिक थे। शिकागो का वो पार्लियामेंट का जो स्पीच है अभी भी लोगों के बीच में उतना ही मशहूर है जितना उस समय था। और ये भी ब्लेंडिंग में ही बिलीव करते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन से समृद्धि सीखना चाहिए और इंडियन जो कल्चर है वहाँ से तुम्हारा ये जो माइंड का जो पीस है वो सीखना चाहिए, दोनों को ब्लेंड करके चलना चाहिए। बात समझे? ये विवेकानंद का, और विवेकानंद का बोला हुआ हर चीज़ अभी भी यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन विडो री मैरिज एक्ट पास हुआ था भारत में 1856 में। लिख लो ये चीज़। 1856 में कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लिखो वहाँ पे। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए थे 57 में। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में विडो री मैरिज एक्ट पास किया गया है और उसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही था। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट लिख लो। हाँ, ज्योतिबाई फुले हो गए, एमजी रानाडे हो गए, ये सब महाराष्ट्र से आते थे और इन्होंने फीमेल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है कि फीमेल भी वंचित नहीं रहना चाहिए एजुकेशन सिस्टम से, उसको भी पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन है। अरबिंदो घोष, अरबिंदो घोष को देखो स्पिरिचुअल फिगर्स के रूप में भी हम ले सकते हैं। ये कहते थे कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबिंदो घोष ने, और एज अ फ्रीडम फाइटर भी इन्होंने बहुत काम किया है। तो ये सभी चीज़ हम लोग सीख सकते हैं। होप से समझ में आ गया होगा तुम लोग को। और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा है कि जो चीज़ छूटा है वो मॉडर्न इंडिया पढ़ते 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 हो जाएगा, उसमें आ जाएगा सभी चीज़। ये बस मुझे समेशन करना है, समझ रहे हो ना, समेशन करना है ताकि जो टॉपिक है आपका वो टॉपिक पे काम हो सके। तो सोशल रिफॉर्म वी हैव कंप्लीटेड। अब देखो, अब मैं कुछ और भी लिखा रहा हूँ स्टूडेंट, उसमें जो नहीं दिया गया वो भी लिखा रहा हूँ। देखो, स्पिरिचुअल फिगर्स जो अभी भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, स्पिरिचुअल फिगर्स, यानी यहाँ पे मैं रिनाउंड पर्सनैलिटी लिख देता हूँ, रिनाउंड पर्सनैलिटी इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड में। ठीक है, दो कैटेगरी बना रहे हैं। देखो, स्पिरिचुअल फिगर, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड जीसस, प्रोफेट मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद जानते हो? हाँ, प्रोफेट, पैगंबर, हाँ प्रोफेट, सही है ना, ये होगा ना, हाँ प्रोफेट। प्रोफेट का मतलब क्या होता है? पैगंबर। गॉड नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा अल्लाह है, ये बस मैसेंजर है जो मैसेज देने के लिए आए हैं, अल्लाह का मैसेज देने के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लॉर्ड बुद्ध को भी डाल सकते हैं, लॉर्ड महावीर को भी डाल सकते हैं। यहाँ पे
मगर चूँकि वो रिलीजन स्टार्टिंग में नहीं था, वो रिफॉर्मेशन के लिए आए थे, बाद में वो रिलीजन एंगल लिए हैं, तो इसलिए उनका जो नाम है मैंने सोशल रिफॉर्मर के रूप में दिया है। हाँ, रिनाउंड पर्सनैलिटी इन डिफरेंट फील्ड्स देखो, जैसे मदर टेरेसा, जैसे GRD टाटा, जैसे वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन, अब्दुल कलाम, ऐसे ढेर सारे हो सकते हैं यहाँ पे भी। हाँ बिल्कुल, कैलाश सत्यार्थी, इनको कैसे भूल सकते हो तुम लोग, इन्होंने कितना काम किया है। कैलाश सत्यार्थी जानते हो ना, अरे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में जो उन्होंने काम किया है, नोबेल प्राइज़ मिला है इनको। अमर्त्य सेन, ये भी लिख सकते हो, अमर्त्य सेन ने बहुत इकोनॉमिक्स पे बहुत अच्छा काम किया है। देखो स्टूडेंट, यहाँ शुरू करते हैं। लॉर्ड रामा, अच्छा लॉर्ड रामा से क्या नहीं सीख सकते हम लोग? प्राण जाए पर वचन ना जाए, सीखना है तो है ना, श्री रामचंद्र से सीखो। वो चाहते तो वो 14 साल का वनवास को वो नलीफाई कर सकते थे, नहीं, मगर चूंकि पिताजी ने वचन दिया है तो उस वचन को पूरा करेंगे ये। तो हम राम जी से क्या सीख सकते हैं? रेस्पेक्ट योर वर्ड्स, प्राण जाए पर वचन ना जाए, समझ गए? सेकंड चीज क्या सीख सकते हैं? लॉयल्टी टुवर्ड्स स्पाउस, अपने पत्नी को लेके है ना लॉयल्टी रहना। बीच में क्या क्या नहीं आया अड़चन, उसके बाद भी जानते हो रामचंद्र जी अपना कैरेक्टर को लूज नहीं किए हैं। इतना 14 साल का वनवास, उसके बाद माता जानकी चली गई है उस तरफ, रावण लेके चला गया ना किडनैप करके, उसके बाद भी अपना मॉरल डिग्रेडेशन होने नहीं दिए लॉर्ड रामा। सबरी का जो एपिसोड हुआ था उससे हम लॉर्ड रामा का करुणा भाव समझ सकते हैं। करुणा, कितना काइंड हो सकते हैं रामचंद्र, कितने काइंड हो सकते हैं, वो सबरी के एपिसोड से हम समझ सकते हैं। सब लोग बनाता है देखो, और ये बंदर का फौज को तैयार किए हैं, सबसे डिफरेंट ना, और फिर जीते भी है मैच को जाके। तो जिसका विजन क्लियर है वो कुछ ना कुछ करेगा, भले ही आपका मासेस या आपका जो बिल्डअप है वो भले ही डिफरेंट रहे, यूनिक रहे, मगर आप कुछ करोगे। ये हम श्री राम से सीख सकते हैं। और पेशेंस, देखो जब वहाँ गए थे श्रीलंका का बात, वो लंका में जब जान रहे हो ना, पानी है कि उसमें पूरा छलांग टाइट से आ रहा है, बैठ के तपस्या किए फिर भी नहीं खुश हुए वहाँ पे, फिर भी समुंदर में उछाल आ ही रहा है। उसके बाद इनको गुस्सा आया, फिर ये तीर उठाए, उसके बाद फिर समुद्र का जो देवता है वो प्रकट हो गए कि हमको माफ़ी चाहिए। तो मतलब ये भी हम सीख सकते हैं कि पहले नम्रता से, पहले प्यार से नहीं हुआ तो धनुष भी आएगा, क्षत्रिय धर्म। परशुराम ने जो तीर सौंपा था, किनका था ये, लॉर्ड शिवा का, वो भी तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए? और उसका जैसे ही परशुराम आए मिलने के लिए तो वो कितना बढ़िया से कन्विंस कर दिए उसको कि हम ही हैं, हम विष्णु जी हैं, इसलिए हम तोड़ पाए, नहीं तो किसी का बस की बात नहीं है कि इस तरह का धनुष को कोई तोड़ देता। तो वो भी खुश हो गए कि चलो ठीक है, स्वयं विष्णु जी आए हैं, तो वो भी खुश होकर चले गए अपना। देख रहे हो, ये चाहते तो परशुराम से भी गुस्सा कर सकते थे, मगर देखना वो बहुत अच्छा से यूट्यूब में दिया गया है, देखना उस समय संवाद देखना। लक्ष्मण बहुत गुस्सा हो गए, मगर श्री राम गुस्से नहीं हुए। श्री राम बहुत पोलाइटली बोले कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय दोनों न थे परशुराम का दोनों ब्लेंडिंग था, ठीक है। तो बहुत ही अदब से बात की है। तो हम्बलनेस हम श्री राम से सीख सकते हैं जीवन में। ऐसे भी पुरुष में सर्वोत्तम कहा जाता है इनको, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है टाइटल? तो कैरेक्टर बिल्डिंग में आज के लोग कैरेक्टर बिल्डिंग में श्री रामचंद्र को
पूछ सकता है, श्री राम से सीख सकता है, समझे कैसे अपने कैरेक्टर को आगे लेके चलना है। लॉर्ड कृष्ण देखो, लॉर्ड कृष्ण ने धर्म के लिए क्या नहीं किया स्टूडेंट। हाँ, शिशुपाल को कितना वार्निंग दिया, हो गया अब ठहरो, अब हो गया, अब मत बोलो, माँ को, तुम्हारे माँ को वचन दिए हैं, अब बोलोगे तो सुदर्शन चल जाएगा मेरा। तो जैसे ही क्रॉस हुआ लिमिट तब जाके वो सुदर्शन चक्र छोड़े हैं। धर्म, श्री कृष्ण से धर्म सीख सकते हैं हम, राइट कॉज के लिए लड़ना, वही धर्म होता है, समझे। हाँ, श्री कृष्ण से डिवाइन लव सीख सकते हैं। बताओ, लोग तो कितना उल्टा इंटरप्रिटेशन करता है कि जब कृष्ण जी लव करते थे तो हम भी लव करेंगे। तो क्या तुम्हारे अंदर कृष्ण जी वाला गुण है क्या? कृष्ण जी तो भगवान थे, कृष्ण जी तो डिवाइन पावर थे, उनके पास तो ये भी था कि वो अपने शरीर से सेम शरीर वो कितना जितना मन हो उतना बना सकते हैं, क्योंकि वो डिवाइन पावर ने है। क्या तुम लोग कर सकते हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यदि भगवान का, एक तो भगवान के आचरण पे कभी आपको शक ही नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और श्री कृष्ण प्यार करते थे तो हम भी प्यार करेंगे, ये बात गलत है। हाँ, उनका बहुत ही अच्छा प्रेम प्रसंग रहा है वो राधा के साथ। मगर राधा के साथ वो देखो शक्ति का मिलन हो रहा है यहाँ पे। बॉय और गर्ल लोग समझ रहे, बॉय और गर्ल नहीं है, वो दो शक्ति है, दो शक्ति एक दूसरे से आके मिल रहे हैं। लोग यहाँ पे बॉय और गर्ल के रूप में देखते हैं, मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज जितना भी मैंने बड़े स्पिरिचुअल फिगर्स को सुना है रिसेंट टाइम में, तो मुझे यही पता चला है कि गर्ल और बॉय ट्रीट ना किया जाए। और जहाँ तक सवाल है कि दुनिया को मैसेज देने के लिए भी ब्रह्म जी ने स्वयं राधा और कृष्ण का शादी भी करवाया है। हाँ, तो ये एंगल लोग नहीं लेके आएगा, बस लोग खाली लेके आएंगे ब्रह्मा जी शादी किए थे, करवाए थे दोनों का, ताकि मैसेज निगेटिव नहीं जाए सोसाइटी में। तो कितना ईगो ख़त्म किए हैं इनके जर्नी में, देख रहे हो ना। अपने भैया जो है बलराम का भी ईगो इन्होंने ख़त्म किया है ना, जो शेषनाग था उसका भी ईगो ख़त्म किया है, कंस का भी ईगो ख़त्म किया है। जहाँ जिससे मिले, जिसका ईगो दिखा, दुर्योधन का ईगो ख़त्म हुआ है, हाँ, इंद्र का, सबका। तो भगवान इसलिए भगवान है, वो समझ गया ना, इसलिए भगवान है। लॉर्ड जीसस देखो, लॉर्ड जीसस से क्या नहीं सीख सकते हैं। लॉर्ड जीसस करुणा, हाँ, चैरिटी। बोलते थे कि किसी को मतलब किसी को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए, ठीक है, अपने में मग्न रहना चाहिए और चैरिटी करना चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए। और लॉर्ड जीसस देखो, क्रिश्चियनिटी का जो तुम लोग को चैप्टर पढ़ाया गया, उसमें भी क्रिश्चियनिटी को लेकर मैंने बहुत कुछ बताया था तुम लोग को, ठीक है। ये कहते थे कि जो करुणा है, काइंडनेस है, वो सबसे बड़ा मेडिसिन है। और जानते हो ना, करुणा से ये बहुत सारे लोग को ठीक भी कर देते थे। परफेक्ट मोहम्मद पैगंबर, अब पैगंबर से हम सीख सकते हैं, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड सीख सकते हैं। और देखो ऑनेस्टी, 100% ऑनेस्टी है मुस्लिम धर्म में, ये अभी भी तुमको मिलेगा। इमाम जो होता है इन लोग का ना, हाँ, 100% रहता है, कहीं पे भी कोई गलती नहीं। अब डिग्रेडेशन हो गया वो दूसरा विषय है स्टूडेंट। ऐसे हम कहेंगे कि मुस्लिम धर्म बहुत ही ब्यूटीफुल धर्म है, यदि उसका कोर फिलोसफी समझा जाए। बहुत ही, ये बुराई आता है एलिमेंट, अभी भी मेरा मानना है बुराई एलिमेंट की वजह से अब धर्म को इस तरह जज नहीं कर सकते हो। इसका कोर प्रिंसिपल देखोगे, प्रॉफेट मोहम्मद ने भी चैरिटी को लेकर बहुत काम किया है, ब्रदरहुड को लेकर काम किया है। तो ये सभी चीज़ हम इनसे सीख सकते हैं। लिख रहे हो ना तुम लोग? अब यहाँ पे देखते हैं, इसलिए एक अलग कैटेगरी बना दिए हैं, इज अ फोर्थ कैटेगरी ना, रिनाउंड पर्सनैलिटी इन डिफरेंट फील्ड्स। देखो मदर टेरेसा देखो ह्यूमैनिटी पे कितना काम की है। नोबेल प्राइज, सॉरी, इनको ये मिला कि नहीं मिला, भारत रत्न मिला कि नहीं मिला। हाँ, अब देखो जितने बड़े फिगर हो गए उतना आरोप भी लगेगा, ठीक है। आरोप, बच्चे लोग, एक तो बच्चा लोग, तुम लोग का बुद्धि विनाश वाला बुद्धि होता है, ठीक है, मैं हमेशा मानता हूँ ऐसा। तुम लोग बिना पढ़े ही ये खराब वाला चीज़ तो पढ़ लोगे कहीं से भी जाके, ये मुझे ऑब्जेक्शन है स्टूडेंट्स में। बिना गांधी जी को पढ़े हुए ये जान लोगे कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। गलत है, ये गलत है। इसलिए गलत है, पहले पूरा पर्सनैलिटी को जानो, उसके बाद फिर तुम कमेंट करो, वो ज़्यादा बेटर है। ये मेरा पर्सनल बिलीव है, एज अ टीचर मैं बता रहा हूँ तुम लोग को,
ठीक है, हाँ इनके ऊपर भी आरोप लगता है तो उस साइड करो, जितना बड़ा पर्सनैलिटी उतना लगेगा। क्या गांधी जी पे आरोप नहीं लगता है क्या? हाँ, क्या नेहरू जी पे आरोप नहीं लगता है क्या? लगता ही है। या पटेल, मान लो पटेल जी यदि प्रधानमंत्री होते तो उन पे भी आरोप लगता, क्यों नहीं लगता? आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, उन पे नहीं लगता है क्या? इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन जी, क्या उन पे नहीं लगता है क्या? अभी भी लगता है और लगेगा। अटल जी तुम भूल गए, अटल जी जब थे तो उस पर भी लगता, उन पर भी लगता था। ये नियम है। मैं वो सब साइड करो, कंट्रीब्यूशन क्या वैल्यूज तुम सीख सकते हो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मदर टेरेसा, देखो मदर टेरेसा वेरी यूनिक पर्सनैलिटी। देखो मदर टेरेसा का जो बातचीत है ना, जो लेसन्स है वो बहुत ही अनोखा है बाकी लोग से। देखो ये क्या कहते थे कि एक लिस्ट बनाओ, टास्क का अपना लिस्ट बनाओ, और उसमें देखो जो सबसे कठिन जो टास्क है उसको करो, नंबर 1। दूसरा बोलते थे कि अपने बारे में कम बात करो, अपने बारे में बात ही मत करो। सेकेंड, यानी कि अपने बारे में चर्चा ही मत करो कि तुम कौन है, ये वो, डोंट टॉक। तीसरा चीज है कि दूसरे काम में कभी भी इंडल्ज मत रहो। कोई भी काम आदमी कर रहा है तो उसमें तो इंटरफेयर ही नहीं करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ही यूनिक वैल्यूज मदर टेरेसा ने सिखाया है सभी लोग को। चौथा क्या है, ये भी बहुत ही यूनिक है। चौथा चीज क्या है कि कभी भी आशा मत करो कि हमको कोई लव करेगा, कोई हमको एडमायर करेगा। देखो ये अपने आप में गजब चीज है। नहीं तो लोग देखो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध, डिटैचमेंट, ये तुमको मिलेगा मदर टेरेसा में भी। कभी ये मत सोचो कि तुमको लोग पसंद करेंगे, तुमको लोग एडमायर करेंगे। और ऐसे नहीं, लोग एडमायर कुछ नहीं करते हैं, वो तुमको खुश करने के लिए थोड़ी देर के लिए होता है, फिर बाद में तुम्हारा बुराई करेंगे, ठीक है ना। और ये क्या कहते थे कि दूसरे के बारे में बात ही मत करो। देखो पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दिए, दूसरे के बारे में बात ही नहीं करो। दूसरा क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, चर्चा ही मत करो। अपने बारे में भी चर्चा मत करो। बस क्या चीज फोकस करो, अपना काम पे फोकस करो, बस इतना ही काम है। और मदर टेरेसा ने ये करके दिखाया अपने जीवन में, इसलिए तो मदर है, मदर का टाइटल मिला है स्टूडेंट, बात समझो। आगे देखते हैं जीआरडी टाटा। देखो कितना बड़ा नाम है जीआरडी टाटा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो श्रेय जाता है जीआरडी टाटा को जाता है। और देखो अभी भी राइट फ्रॉम इट्स इस्टेब्लिशमेंट, टाटा का जब से इस्टेब्लिशमेंट हुआ और अभी तक देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा तुम्हारा जो दान में दिया है, फंडिंग में दिया है, चैरिटी में जो दिया है वो टाटा ही है, टाटा ही ग्रुप है। तो टाटा से ये सीख सकते हैं, दूरदर्शी सीख सकते हैं। देखो अभी भी तो बहुत बड़े उद्योगपति सब है इस कंट्री में, मगर चैरिटी कितना करता है, सवाल ये है ना। और टाटा अभी भी सेंटर स्टेज है टाटा का। टाटा अभी भी बहुत ज़्यादा ही दान करता है कि नहीं करता है स्टूडेंट। इसलिए टाटा के जो अभी जो चेयरमैन हैं, जानते हो रतन टाटा, अभी भी कितना प्यार से लोग नाम लेते हैं, कितना इज्जत से नाम लेते हैं, क्योंकि इसका जो फाउंडेशन स्वयं जीआरडी टाटा ने रखा था। और अभी तक टाटा ने कभी निराश नहीं किया है भारत को। वर्गीस कुरियन, देखो वर्गीस कुरियन जानते हो ना, हाँ, मिल्क रिवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, उसमें बहुत बड़ा रोल है इनका। ऑपरेशन फ्लड कहते हैं जिसको हम लोग, व्हाइट रिवोल्यूशन। हाँ देखो इन्होंने कहा कभी भी हिचकिचाहट मत करो सीखने में, सीखना चाहिए। ये भी खुद सीखे हैं, ये बहुत वर्क सीख के तब जाके अमूल का जो, अमूल पे जो इन्होंने थ्रस्ट लगाया है, यानी कि जो कंट्रीब्यूट किया है, उसी की वजह से तो भारत देखो अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो कहीं ना कहीं जो रचेता है, जो बिगिनर है, वो वर्गीस कुरियन को जाएगा श्रेय। तो थैंक्स टू हिज कंट्रीब्यूशन। और देखो ये वही कर सकता है जिसका विजन इतना बड़ा हो, वर्गीस कुरियन। इक्वली इंपॉर्टेंट, इनका देहांत हो गया इसी साल, जानते हो क्या कंट्रीब्यूशन नहीं था इनका, नहीं। एग्रीकल्चर में बताओ, नॉर्मैन बोर्डले से कैसे सीखे थे ये जाके, है ना, वहाँ सीखे, फिर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंडिया में लाए और यहाँ पे काम किया। इतना करेजियस है ये, क्योंकि इनका मानना है कि यदि एग्रीकल्चर सेक्टर सही नहीं रहेगा, फार्मर सही नहीं रहेगा, तो पूरा इंडिया ही सही नहीं होगा। इसलिए फार्मर्स को बचाना जरूरी है। अब बिल्कुल इनके नाम मैं बोल सकता हूँ ना, अभी के जो यंग साइंटिस्ट हैं हमारे, रमेश रालिया, बिल्कुल उनको भी जाएगा, इतिहास याद रखेगा उनका कंट्रीब्यूशन को भी। नैनो यूरिया पे जो काम किया उन्होंने,
तो MS स्वामीनाथन, और MS स्वामीनाथन रिसेंट टाइम में आए थे, उनका न्यूज़ आया था क्योंकि उनका देहांत हो गया है। अब्दुल कलाम, देखो अब्दुल कलाम अपने सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं, अपने विजन के लिए जाने जाते हैं। अब्दुल कलाम का मानना है कि ड्रीम्स वो नहीं है जो रात को आता है, ड्रीम्स वो है जो आपको सोने ही नहीं देगा, वो होता है ड्रीम्स। रात को सो रहे हो और कह रहे हो कि ड्रीम्स आ गया, ड्रीम्स आ गया, वो ड्रीम्स नहीं है। ड्रीम्स ऐसा कि जो सोने नहीं दे आपको, बेचैनी करना है, हमें प्राप्त करना है, अपनी इच्छा को प्राप्त करना है। अब्दुल कलाम बताओ कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन है इनका, मिसाइल प्रेसिडेंट है भारत के। तो कैलाश सत्यार्थी है, कैलाश सत्यार्थी जानते हो, एक तो नोबेल प्राइज विनर है ये, चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे बहुत काम किया है इन्होंने, ठीक है, उसके अगेंस्ट बहुत काम किया। कितने बच्चे लोग फंस जाते थे, इधर उधर चले जाते थे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग जानते हो ना, बच्चे लोग को पकड़ के बेगर्स बना दिया, उसका नेटवर्क को इन्होंने तोड़ा है और कई बच्चों को रेस्क्यू करवाया है। तो ट्रू लेवल पे कोई बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है ह्यूमैनिटी का अभी प्रेजेंट टाइम में, तो कैलाश सत्यार्थी है। समझ गए स्टूडेंट, ये सब कंट्रीब्यूशन है, और भी बहुत शख्सियत है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी रख सकते हैं ना स्टूडेंट, बहुत बड़े साइंटिस्ट। न्यूटन को भी रख सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन से क्या नहीं सीखते हैं? फोकस्ड, फोकस, इतना फोकस रहो कि जितने इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट भी कम पड़ जाए। जब इन्होंने पहली बार इंस्ट्रूमेंट देखा कि स्पेस को देखे, ये खुद चकित हो गया कि ऐसा होता है इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये तो डार्क रूम में बैठ के पूरा लिख रहे हैं यूनिवर्स के बारे में। तो मैं एक प्रसंग बताता हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन का। अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी वाइफ, ठीक है ना, तो उनकी वाइफ गई देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट सबको, स्पेस का इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप सब बना होगा उस समय। तो वो चकित हो गई कि ये क्या है, ये क्या है, क्या है, पूछ रही है बाकी साइंटिस्ट लोग से, ऑपरेटर से। तो बोले कि ये स्पेस को करने के लिए है, स्पेस को देखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है ये। तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड तो एक डार्क रूम में बैठ के सब काम कर लेते हैं। तो पता है ऑपरेटर और साइंटिस्ट ने क्या बोला उस समय? बोला कि आपका हस्बैंड का कैलिबर अलग है, वो वैसा माइंड ही नहीं है किसी का, वो अलग है, वो बाकी लोग से अलग है। तो यानी कि सोचो कितना फोकस्ड अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये कुछ रिसेंट टाइम में हम पढ़े थे उनका, अल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो वहाँ लिखा गया था। तो इतना फोकस रहो कि मशीन भी कम पड़ जाए। और देखो ना, ग्रेविटेशनल वेव्स पे बात हुआ कि नहीं हुआ? उस समय लग रहा था, खुद इन्होंने ही खुद कहा। अब देखो लैम्डा जो है, वेवलेंथ लैम्डा, इनको लग रहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन को लग रहा था कि ये लैम्डा गड़बड़ हो गया इनका आविष्कार। अब बाद में यही लैम्डा तुम्हारा करेक्ट हुआ था इनके मरने के बाद। तो जो इनको लग रहा था कि इनके जीवन में सबसे बड़ा भूल है लैम्डा का इंट्रोडक्शन करना, वही इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ बाद में जाके। तो इतना दूरदर्शी हो सकता है कोई साइंटिस्ट। होप सो समझ में आ गया होगा। और भी अनगिनत तुम पर्सनैलिटी को डाल सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम लोग लास्ट वन, मिटा देना, लिख पा रहे हो ना सभी लोग? बिल्कुल। और जो बच्चे लोग यूट्यूब पे देखोगे तो इसी तरह लिख लेना, कई स्टूडेंट देखते हैं। देखो यूट्यूब का फायदा यही है ना, लंबा समय तक रहेगा। एंड लास्ट वन, एडमिनिस्ट्रेटर। देखो इंडिया में भी एक से एक एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं। अच्छा, तब तक इंग भरते हैं। बताओ तो एडमिनिस्ट्रेटर एक दो बताओ स्टूडेंट, जो तुम लोग को भी मोटिवेट करते हैं। हाँ, मेट्रोमैन, हाँ, ई श्रीधरन करते हैं ना। और बताओ, अभी तो अमित लोधा भी करते होंगे। क्यों नहीं करते हैं? कैसे क्राइसिस में उन्होंने काम किया है मानता हूँ, एक से एक हमारे रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे करते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग। देखो बहुत सारा हो सकता, अनगिनत चार्ट हो सकता है। देखो ई श्रीधरन, इनका तो पहला नाम आएगा, ई श्रीधरन। एस क्या बताए थे ना तुमको, जो पीपल्स आईएएस थे, एस शंकरन।
और हाँ, नरेंद्र कुमार, बताता हूँ सबका स्टोरी। नरेंद्र कुमार हमारे बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। किरण बेदी, वेरी गुड, किरण बेदी। हाँ, ये तो बहुत बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, किरण बेदी। और देखो, श्रीधरन हो गए, शंकरन हो गए, नरेंद्र कुमार हो गए, गुप्तेश्वर पांडे होंगे, किरण बेदी हो गई। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल अमित लोधा का भी नाम लिखना चाहूँगा यहाँ पे, चूँकि अभी आईजी पोस्ट पे है ये। ठीक है, आईजी है वो। आईजी छोटा पोस्ट नहीं, बहुत बड़ा पोस्ट है। 1998 बैच के हैं ये, 98 बैच के हम। अभी होंगे, बिहार में पोस्टेड थे। कहाँ कहाँ पोस्टेड है अभी देखो जरा, बिहार में ही है ना आईजी हम। देखो यहाँ पे समझते हैं, देखो एडमिनिस्ट्रेटर्स। ई श्रीधरन को मेट्रोमैन भी कहा जाता है। ठीक है, जब शीला दीक्षित का सरकार था तो उस समय बहुत ही क्राइसिस था स्टूडेंट। ठीक है, और ये अपने हौसले से मेट्रो बना है। इनके हौसले की वजह से मेट्रो बना है। बहुत मुश्किल था मेट्रो बनना दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली देखो कैपिटल राजधानी, और वहाँ पे कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो बाकी एक्टिविटी को ठप करना होगा, बाकी एक्टिविटी को रोकना होगा। तो उसमें भी इन्होंने वर्ड्स दिया था कि बाकी एक्टिविटी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लोग प्रोटेस्ट किए, वहाँ का एसोसिएशन सब, कि बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इन्होंने, तब जाकर मेट्रो बना है। अभी देखो, अभी दिल्ली का मेट्रो वर्ल्ड के लिए एक उदाहरण है। तो इस तरह का संकल्प होना चाहिए कि सब चीज़ को मैनेज करके भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, क्राइसिस को मैनेज करके भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। यदि ऐसा वैल्यू सीखना है तो हम इस सर से सीख सकते हैं, इस श्रीधरन सर से सीख सकते हैं, और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको मेट्रोमैन कहा जाता है। बात समझे स्टूडेंट? और इनका ऐसा मानना है कि ये कहते हैं कि मैं बहुत ही विचित्र हूँ, मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है कभी कभी कि आखिर भारत में एडमिनिस्ट्रेटर लोग काम क्यों नहीं करते हैं। देखो, इनका बोला स्टेटमेंट है, आखिर क्या चीज़ उसको रोकता है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो भारत का तकदीर चेंज कर सकता है। एंड सही बात, जो मेन जो इम्प्लीमेंट करने का जो पावर है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही है कि नहीं, बताओ तो बिल्कुल हम इस तरह से सीख सकते, करेज, मैनेजमेंट, विजन, ये सब चीज़ सीख सकते हैं इनसे। एस शंकरन देखो, ये बहुत बड़ा नाम है स्टूडेंट, बहुत बड़ा नाम है। इनको पीपल्स आईएएस कहा जाता है, लोगों का आईएएस कहा जाता है। ये ट्रू लेवल में सिविल सर्वेंट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? इन्होंने शादी नहीं किया, पता है, अनमैरिड रहे जीवन भर, और सब बच्चे लोगों को पढ़ाए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोगों को ये पढ़ाई किए हैं। और उतना ही नहीं, इनके प्रयास के वजह से तुम्हारा ये जितने भी मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हुआ है, इनके वजह से। जो भी लेबर को लेके, लेबर में भी रिफॉर्म्स लाए थे ये, और जितने गरीब लोग हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरीबों के लिए किया है, वर्कर्स के लिए किया है इन्होंने। इसलिए ये पीपल्स आईएएस है, साउथ से आते थे, बहुत ही फेमस। नरेंद्र कुमार कौन है? नरेंद्र कुमार आईपीएस रहे हैं बिहार के। ठीक है, इन्होंने सैंड माइनिंग को उजागर किया था, और जिसके वजह से इनको अपने जान से हाथ भी धोना पड़ा, इनका मर्डर हो गया था स्टूडेंट। मगर इनका जो संकल्प था ना, वो बहुत बड़ा संकल्प था। ये किसी चीज़ से घबराए नहीं, और सैंड माफिया को एक्सपोज किया था इन्होंने, जिसके वजह से इनको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा था। तो ये सब आईपीएस सब अभी भी एक इंस्पिरेशन है बाकी आईपीएस के लिए। समझ गए ना? नरेंद्र कुमार बिहार के ही आईपीएस रहे। गुप्तेश्वर पांडे, देखो गुप्तेश्वर पांडे भी अपने वैल्यूज़ के लिए जाना है, अपने कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं। गुप्तेश्वर पांडे को तुम देखना, अभी तो खैर रिटायर हो गए हैं, जब डीजीपी थे बिहार के, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कम्युनिटी पुलिसिंग पे काम किया है। ठीक है, और कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा। मतलब जो संवाद करना होता है, किसी भी आदमी से संवाद कर सकते हैं ये। ठीक है, और कोई हाईफाई लैंग्वेज नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। देखना ना, तुम इंटरव्यू उठा के देख लो इनका, वो ऐसा बोलेंगे लगता है कॉमन आदमी बोल रहा है। ये भी एक आदमी का गुण है।
कि कॉमन, क्योंकि जब तक आप कॉमन भाषा नहीं बोलेंगे तब तक आदमी आपसे जुड़ेगा नहीं। और एक सिविल सर्वेंट को कॉमन भाषा बोलना ही चाहिए ताकि लगे कि ये मेरा IAS है, जैसे शंकरन कर रहे थे। बात समझ में आ रहा है ना? अपने कम्युनिकेशन के लिए जाने जाएंगे, अपने कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए जाने जाएंगे। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब क्या हुआ कि जो गांव के लोग सब है उसको भी अपने नेटवर्क में शामिल करना। क्योंकि देखो, पीपल के हेल्प के बिना, पीपल के सपोर्ट के बिना कोई भी क्राइम खत्म नहीं हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को? इसके लिए पीपल का नेटवर्क आपके अंदर होना जरूरी है। तो ये क्रेडिट गुप्तेश्वर पांडे को जाता है, कम्युनिटी पुलिसिंग। किरण बेदी, देखो किरण बेदी सी इज नोन फॉर करेज, ठीक है, करेज के लिए जानी जाती है। इंदिरा गांधी का जो क्रेन था, क्रेन से उठवा दी थी ना, वो इंदिरा गांधी का ही वो, मतलब पर्टिकुलर वो गाड़ी उनका नहीं था, काफिला में उनका ही गाड़ी था, वो उस पर नहीं बैठी थी, उसको भी उठवा दिया इसने, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर प्रॉब्लम हो रहा था। फिर इनको अंडमान निकोबार भेजा गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पडिचेरी में भी हाल फिलहाल में पडिचेरी में जो बनी थी, अभी तो वहाँ से हट गई, पडिचेरी में भी देखो कितना तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर का काम की है वो। तो किरण बेदी, तो देखो तुम लोगों को पता नहीं है, किरण बेदी को एग्जाम्पल के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। जो बच्चे लोग IPS बनोगे ना बाद में जाके, जो तुम लोग का हैदराबाद में ट्रेनिंग होगा, तो हो सकता है किरण बेदी आके वहाँ पे स्पीच दें। किरण बेदी बहुत बड़ा नाम है IPS के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर में बहुत बड़ा नाम है किरण बेदी। हाँ, बहुत, तिहाड़ जेल में इनका जो रिफॉर्म्स है वो तुम नहीं बोल सकते हो। एजुकेशन पे कितना का लाइब्रेरी बना दिया इन्होंने, हाँ हाँ, इन्होंने ही स्टार्ट किया। तो रिफॉर्मेशन में बहुत बिलीव था किरण बेदी का। और भी बहुत सारा चीज़ इन्होंने रोका है जो मैं तुमको बोल नहीं सकता हूँ अभी, ठीक है। बहुत गलत गलत चीज़ जो प्रैक्टिस हो रहा था तिहाड़ जेल में, सबको स्टॉप किया है इन्होंने। एंड अमित लोधा, अमित लोधा जो अभी बिहार डायरी बहुत फेमस हुआ है, जानते हो, वेब सीरीज़, उसमें इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जाके देख लेना, समझ जाओगे। बहुत ही ब्रेव IPS रहे हैं, बहुत ही करेजियस IPS रहे हैं, ठीक है ना। इतना यहाँ पे जाति का समीकरण, कास्ट पॉलिटिक्स था, उसके बावजूद भी वो अपना स्टैंड कहीं ना कहीं रखे हैं। तो बिल्कुल। और अभी देखो प्रेजेंटली अभी IG हैं ये, ही डिजर्व्स, ठीक है। इन्होंने ही बुक लिखा था वो, उसके ऊपर ही काम हुआ है। होप सो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर में बहुत सारे मेजर आ सकते हैं, जैसे हाँ, जैसे इससे पहले हमारे जो थे, हमारे जो कोऑर्डिनेट करने वाले जो थे ना, हाँ बिपिन रावत साहब, हाँ वो बिल्कुल वो होंगे एडमिनिस्ट्रेटर में, सब बहुत सारे आ सकते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आ सकते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर है। अच्छा, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर से मुझे याद आ रहा है, 1-1.5 साल पहले वो कोविड के टाइम में एक कोई था ना, कोई गार्ड था मध्य प्रदेश का, उसने अपने सीनियर को रोक दिया, उससे लड़ाई भी किया, क्योंकि उसके सीनियर क्या कर रहे थे कि इलीगल तरीके से ना डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे या करने वाले थे। तो ये छोटे पोस्ट में रहने के बाद भी अपने सीनियर से लड़ गए थे कि नहीं हो सकता है ये। तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखे तो उनसे सीखे ना, वो भी तो एडमिनिस्ट्रेटर ही है, अपने जगह का देख रहे थे। हाँ, एस जयशंकर से सीख सकते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट के रूप में आप कैसे बात करके हल निकाला जा सकता है। डोकलाम का देखो इश्यू सॉल्व किया कि नहीं किया, अभी भी देखो इंटरनेशनल पटल पे वही रखते हैं, बात को बहुत अच्छे से रख देते हैं। तो बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर से भी, समझ गए ना। तो इसे तुम्हारा जो पहला जो टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो गया। होप सो समझ में आ गया होगा, सब लिख रहे थे तुम लोग, ठीक है। दैट्स इट, कंप्लीट।